Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. एग्रेशन अपोजिशन का तो एक पूरा एक सारे ही अपोजिशन में एग्रेशन दिख रहा है, लेकिन अब किसी को स्टूपिड ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहोगे तो जवाब मिलेगा। अगर कास्ट के नाम पे वोट दे रहे हो, आप अगर धर्म के नाम पे वोट दे रहे हो, तो उनको क्या पड़ी है कि आपसे क्लाइमेट चेंज की बात करें, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अगर वो चीज़ें आपको वोट के लिए मायने नहीं रखता तो पॉलिटिशियन को क्यों मायने रखेगा। ये इवन जॉर्ज वाशिंगटन भी जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक्चुअली खुद ही कह दिया था जब 2 बार उनका टर्म हुआ कि अब नहीं, 2 टर्म काफ़ी होता है, मुझे होना ही नहीं है। उसके बाद कोई भी 2 टर्म से ज़्यादा वैसे ही रहा ही नहीं, कन्वेंशन बन गया। लेकिन मैं बिहार के एजुकेशन पर इतना ही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन क्या हुआ, करीब 59,000 करोड़ का जो है 58,900 करोड़ टू बी प्रिसाइज। उसमें देखिए 26 करोड़ इन्होंने दिया है रोड्स के लिए दिया है, 21,000 कुछ करोड़ है जो उन्होंने पावर प्लांट के लिए दिया है, फिर 11,500 करोड़ इन्होंने फ्लड से इसके लिए दिया है। तो पैसा तो ठीक है, लेकिन बिहार के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कैपेसिटी जो होती है सिस्टम की, उस पैसे को यूटिलाइज करने का, वो कैपेसिटी खत्म हो गया। नमस्कार डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह, और हम दोनों आपके सामने हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ का ये नया एपिसोड लेके हाजिर हैं। स्वागत है आपका डीके। थैंक यू अपूर्वा। डीके, आज के शो की शुरुआत करने से पहले हमारे दर्शकों के लिए मेरे पास एक अपील है कि आप ये जो अपील है ये द प्रिंट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में है। ये एक 4 महीने लंबा पावर पैक्ड कोर्स है जिसमें आपको देश भर के कई बेहतरीन जर्नलिस्ट से सीखने का मौका मिलेगा। हमारे न्यूज़ रूम के कई जर्नलिस्ट से आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा। उनको न्यूज़ रूम में और फील्ड पर किस तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट अभी हमारे इस वाले बैच में डीके के सेशंस आने वाले हैं, कई सारे प्लान हैं। हाँ, पूर्वा संडे को है, फिर उसके अगले संडे को है। अब देखिए मेरे लिए भी नया ही एक्सपीरियंस है। रिपोर्टर रहा हूँ तो हमेशा सुनने की आदत है, अब सुनाना पड़ता है। फिर दूसरा, जब इतना इंटरैक्टिव सेशन होता है कि जब पूछना शुरू करते हैं मुझसे तो लगता है अच्छा हुआ टीचर नहीं बना मैं। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे जो फैकल्टी भी हैं, जो हमारे पत्रकार हैं, हम सब उत्सुक रहते हैं इन सेशंस के लिए। तो आप हमारे जो नया बैच है वो इनफैक्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। अभी हमारा पहला बैच चल रहा है, तो आप इसकी जो वेबसाइट है school.theprint.in, इस पर ज़रूर जाएं और अप्लाई भी करें। चलिए डीके, सवालों से फिर शुरुआत करते हैं। अब सक्षम राय का पहला सवाल लूँगी। ये पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश को मिले 18,000 करोड़ से खुश होगा वो, जबकि उसने 1 लाख करोड़ मांगे थे। इसी के साथ एक और हमारे मेंबर का सवाल है कि क्या हम YSRCP को इंडिया में शामिल होते देख सकते हैं या वे इंडिपेंडेंट पोजीशन बनाए रखेंगे, क्योंकि आंध्रा में उनका वोट शेयर 40% है, इसलिए उन्हें किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जहाँ तक पहला पार्ट जो है सवाल का कि 18,000 करोड़, पता नहीं 18,000 करोड़ कैसे इन्होंने निकाला है, क्योंकि बजट में जो था कि 15,000 करोड़ का नए कैपिटल के लिए, अमरावती के लिए ये सपोर्ट कर अरेंज करेंगे। देखिए वो भी थोड़ा सा पब्लिक में भी काफ़ी डिबेट जो चल रहा है ना कि 15,000 करोड़ दे दिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसमें। थोड़ा सा हम क्लैरिटी अभी आने वाले दिनों में हो जाएगी जी। कि बजट में अब निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा कि 15,000 करोड़ हम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट एजेंसीज से फैसिलिटेट करेंगे देने के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि 15,000 हम अरेंज करेंगे। तो ये नहीं कह रही हैं वो कि हम आपको देंगे जी। अब अरेंज करेंगे तो अब हो सकता है कि ठीक है आप एजेंसी से आपने लिया, लोन लिया, अब उस पैसे को स्टेट देगी या आप दोगे या सेंटर देगी, वो थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मुझे जो मैं टीडीपी से जो बात कर रहा था इस मामले में, तो टीडीपी में, सरकार में, वहाँ पर जो स्टेट में जो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं वो सेंटर लेके हमें देगी। तो चूँकि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए बजट में ये ऐसे नहीं कहा जाए क्योंकि आप बाहर से लेके देंगे, तो इसीलिए उसको बजट में दिखाया हुआ नहीं है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है बजट को, दिखाया हुआ नहीं कि हम एलोकेशन देंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है बाहर से लेके फैसिलिटेट करके फिर आपको देंगे, और सिर्फ सेंटर ही उसका मतलब भार उठाएगी। ये नहीं है कि स्टेट को लोन लेके दे दिए स्टेट देगी, वो स्टेट की अंडरस्टैंडिंग है।
सेंटर से हमने सुना नहीं है, लेकिन जहाँ तक टीडीपी वालों को ऑब्वियसली अब ऐसे तो होगा नहीं कि इतने मेजर पार्टनर हैं इस सरकार के, तो उनको तो शब्दों में नहीं उलझाएंगे। तो हाँ, 15,000 करोड़ का है, मतलब कि फैसिलिटेट करेंगे उसको। और दूसरा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कमिट किया है। अब उस पर आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कैबिनेट में जल्दी इस पर आने वाला है। उस पर फिर सब्सटैंशियल एक अमाउंट जो है स्टेट को मिलेगा सपोर्ट। प्लस तीसरा जो है उसमें कि रेलवेज का जो एलोकेशन हुआ है, उसमें जो टीडीपी ने अभी अब उनको उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि उसमें से करीब 9,100 करोड़ जो है उसके रेलवे के प्रोजेक्ट जो है वो आंध्रा में जाएंगे जी। तो ये शुरुआत है, पहला साल है, अभी तो खैर 5 साल है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उसमें खुश या नाखुश अभी नहीं है। जितना पहले ही बजट में जितना आपको मिला है काफ़ी है, 2 ही स्टेट को जो मिला ही है, तो होंगे सेटिस्फाइड अभी से नहीं, क्योंकि ये पहला साल ही है। और आगे भी देखिए क्या क्या होता है। जहाँ तक दूसरा वाईएसआरसीपी का सवाल है, इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो अभी जो जंतर मंतर में धरना चल रहा था जगनमोहन रेड्डी का, उसमें आपने देखा हो कि इंडिया ब्लॉक के कई नेता आए। अखिलेश यादव गए, संजय राउत गए, वीसी के तमिलनाडु से तिरुमावलम हैं वो भी आए, और उन्होंने तो एक्चुअली स्टेज से कह दिया कि आप ज्वाइन कर लो इंडिया ब्लॉक को। तो ज्वाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है हुआ अभी, क्योंकि बीजेपी से काफ़ी दिनों से अलाइंड रहे हैं जगन। लेकिन अब उनको लगा कि अगर बैकफुट पे है तो अपोजिशन कैंप ज्वाइन करना, बिकॉज अब बीजेपी अब दूसरे साइड में है, टीडीपी के साइड है, तो अगर वो कॉर्नर्ड फील करेंगे तो शायद ज्वाइन करें। और इसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए, एक 2 फैक्टर हैं। एक तो लोग कहते हैं कि ज्वाइन करना मुश्किल है क्योंकि उनकी बहन जो है कांग्रेस को हेड कर रही है आंध्रा में, और कांग्रेस मेन चैलेंजर इनका वहाँ पे होगा, मतलब जैसे माइनॉरिटी वोट्स के लिए ऐसे हैं, तो कांग्रेस धीरे धीरे चैलेंजर बनने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के सारे का सारा कांग्रेस चली गई सीपी में जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। कांग्रेस कोशिश कर रही है वापस लेने की, तो मेन चैलेंजर ऑब्वियसली इनकी मेन तो टीडीपी ही है। लेकिन एक प्लेयर जो थर्ड प्लेयर कांग्रेस है, उसको अभी तो कहीं नहीं है वो, लेकिन उसको उभारने देना आप चाहेंगे तो वो उनको फैक्टर काम करेगा। लेकिन उसका दूसरी तरह से ये भी देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से भी जो है इंडिया ब्लॉक की आम आदमी पार्टी भी है, जबकि मेन चैलेंजर पंजाब में वही है। दिल्ली में बीजेपी के अलावा कांग्रेस का अभी भी जो है चैलेंज पर आपसे आ रहा है। आपने ख़त्म किया कांग्रेस को, फिर भी वो इंडिया ब्लॉक में आ गए। तो असंभव कुछ पॉलिटिक्स में नहीं होता, लेकिन अभी तक जगनमोहन रेड्डी ने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया कि सोच क्या रहे हैं वो। जी। मतलब किस तरफ जाएंगे वो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगला सवाल कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं हाल ही में एक मंत्री ने विपक्ष के एक सदस्य को स्टूपिड कहा। गौरव गोगोई ने इसका काफ़ी आक्रामक तरीके से जवाब दिया। क्या वे एक व्यक्ति के रूप में ऐसे ही हैं, या वे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उन्हें आक्रामक होना पसंद करते हैं? देखिए, ये शायद बात कर रहे हैं वो बीजेपी एमपी अभिजीत गंगोपाध्याय हैं। पहले हाईकोर्ट के जज थे, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, तो आपने देखा कि उन्होंने रिटायरमेंट के थे 2 दिन बाद जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, फिर इलेक्शन लड़ गए। पहले भी उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कह दिया कि आपका क्या रेट है, मतलब 8 लाख है, 10 लाख है, जॉब के लिए रेट है, राशन के लिए रेट है, क्या रेट है। उस पर एक दिन के लिए कैंपेनिंग से उनको बैन भी कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। तो कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं। अब जज थे, अब एमपी बने हैं, तो अभी भी उनका वो चल रहा है उस तरह की, मतलब जब से पॉलिटिक्स में घुसे हैं तो काफ़ी आक्रामक हो रहे हैं। जहाँ तक गौरव गोगोई का आक्रामकता की बात है, देखिए गौरव यंग हैं, डायनामिक हैं, और एग्रेशन अपोजिशन का तो एक पूरा एक सारे ही अपोजिशन में एग्रेशन दिख रहा है। लेकिन अब किसी को स्टूपिड ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहोगे तो जवाब मिलेगा। और गौरव गोगोई अभी भी बहुत ही टफ चुनाव जीत के आए हैं, जो पहले भी हमने बात की, जोरहट से जीत के आए असम में। जीतना इतना मुश्किल था, वहाँ हिमंता बिश्व शर्मा सारी की सारी कैबिनेट वहाँ पे कैंप कर रही थी इनको हराने के लिए, फिर भी ये जीत गए। तो ऑलरेडी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी बोल्ड है, इतना टफ फाइट जीत के आए हैं वो। तो उन्होंने फिर जवाब देना उसको शुरू किया। इसमें मैं ये जजमेंट नहीं लूँगा कौन सही था कौन गलत था, कि गौरव गोगोई के एग्रेशन में इतना आक्रामक क्यों है। अब अपोजिशन आक्रामक कोई लीडर है, अगर फ्लोर ऑफ द हाउस अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, शिष्ट वे में आप जवाब दे रहे हो सामने वाले को, तो उसको मैं इतना बुरा नहीं मानता उसको। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है जब आप किसी को स्टूपिड कहते हो, उससे प्रॉब्लम हो जाए। इन्हीं का ही अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव में हार के बाद क्या सुक्खू सरकार सुरक्षित है, या विक्रमादित्य अब भी सीएम बनने की कोशिश करेंगे? तो देखिए, विक्रमादित्य काफ़ी एम्बिशियस रहे, काफ़ी महत्वाकांक्षी रहे हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। बीच में जब सरकार लग रहा था कि शायद
गिर सकती है, उससे भी इनका लगा कहीं रिवोल्ट तो नहीं करने वाले, जिस तरह की भाषा ही कर रहे थे, बीच में रेजिग्नेशन भी ऑफर कर दिया था। लेकिन उसके बाद देखिए काफ़ी शांत हो गए हैं, और अब कंगना रनावत के खिलाफ अनसक्सेसफुली रहा, लेकिन लोकसभा में काफ़ी स्टिफ चैलेंज दिया जाकर कंगना रनावत को। मैं इनके कॉन्स्टिट्यूंसी भी गया था, तो अभी तो उनके रुख से नहीं लग रहा है सिर्फ रेबेलियन के मूड में है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, करीब 9 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हुए, 6 पहले हुआ, 3 बाद में हुआ, उसमें कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा किया। जो 6 कांग्रेस के विधायक छोड़ के गए थे और जो बीजेपी के टिकट पे लड़े बाई इलेक्शन, उसमें 4 कांग्रेस ने जीत ली। 3 जो इंडिपेंडेंट गए थे उसमें से फिर 2 कांग्रेस ने जीत ली। तो अब जो 68 मेंबर की असेंबली है, उसमें कांग्रेस के पास 40 MLAs हैं, तो काफ़ी सेफ हैं। अब वो इंडिपेंडेंट वाला भी नहीं था कि 3 इंडिपेंडेंट किधर जाएंगे, इंडिपेंडेंट है ही नहीं। अब 40 कांग्रेस के हैं और 28 बीजेपी के हैं, तो अभी तो कोई कारण नहीं दिखता कि कोई इनस्टेबिलिटी का कुछ होगा। और सुखविंदर सुक्खू अपने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने लीडरशिप भी दिखा दी। उन्होंने अपनी वाइफ को लड़ा दिया ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ भी कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं था, वहाँ से जीत गए हैं। तो एक काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर निकले हैं सुक्खू, एक और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी अब इनके पास में ज़्यादा आ गया है। तो अभी मेरे ख्याल से तुरंत मैं देख नहीं रहा हूँ कि कोई इस तरह का एक्टिविटी हुआ कि उनको हटाने की कोशिश करो। अगला सवाल इनका यूज़र नेम है MM। ये बोल रहे हैं, क्या बीजेपी नैरेटिव की लड़ाई हार गई है? ऐसा लगता है जब से संविधान बदल देंगे का नैरेटिव शुरू हुआ है, उनके लिए सब कुछ गलत हो गया है। उन्होंने नीट मुद्दे को बहुत ख़राब तरीके से संभाला। अब बजट के लिहाज से भी ऐसा लगता है कि वे नैरेटिव खो चुके हैं। क्या ये उनकी कम्युनिकेशन टीम्स की विफलता है? पिछले 4-5 महीनों में उन्होंने सभी नैरेटिव खो दिए हैं। देखिए, कम्युनिकेशन टीम का तो हो भाई, जब बीजेपी कहती है कि अपोजिशन ने प्रोपेगेंडा फैला दिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अरे तो आपकी टीम क्या कर रही थी? मतलब अपोजिशन में ऐसा अचानक क्या हो गया कि प्रोपेगेंडा फैला के आपको हरा दिया? जी। तो कम्युनिकेशन टीम का तो प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए, जब आप 10 साल तक आप पूरे डोमिनेंट पोजीशन में रहते हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता, और क्वेश्चन करता भी है तो आप इतने मेजोरिटी है के साथ दबा देते हो, सडनली आपके सामने स्ट्रांग अपोजिशन आ जाती है। तो फिर एक वो जो होता है ना कि अचानक आप एक नए टेरिटरी में आ गए, 10 साल से जिसकी आदत नहीं थी, अचानक ये शुरू हो गया है। तो उससे बीजेपी भी उभर नहीं पा रही है। थोड़ा टाइम लेने के बाद उनको एक नई जो रियलिटी है कि इतना स्ट्रांग अपोजिशन है, आप भी माइनॉरिटी में है, मतलब अकेले पार्टी के रूप में कोalition में अभी सरकार चला रहे हैं, ये धीरे धीरे यूज टू होंगे, फिर ये प्लान करेंगे, रिग्रुप करेंगे, और फिर अब शायद उससे बेटर देखें इनका रिस्पॉन्स। लेकिन अभी जैसे लग रहा है कि उस रिजल्ट से उबर नहीं पाए हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि उनके रिस्पॉन्स से लग रहा है कि कुछ पता नहीं क्या कह रहे हैं जी। और सारा मिस हैंडल कर रहे हैं, वो है कि वही एक चुनाव से उभरने में कितना टाइम लगेगा, वो देखना पड़ेगा हमको। अगला सवाल नवनीत रिंगानिया का है। बोल रहे हैं, क्या मोदी 3.0 का बजट देखकर सरकार को जनता की नब्ज का बिल्कुल एहसास नहीं है? सिर्फ मिडिल क्लास की ही नहीं, कोई भी खुश नहीं है। क्या बिहार और आंध्रा के खास पैकेजेस से दूसरे स्टेट्स नाराज़ होंगी? ये पहले से अंदाज़ा नहीं था। क्या बीजेपी अब बैकफुट पर है जो कांग्रेस मैनिफेस्टो के आइडियाज़ अपना रही है? क्या हमारे वेल्थ क्रिएटर्स की तकदीर में सोशलिज्म है? देखिए, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने उन पे एक CTC किया, कड्डा क्लटर पूरा एपिसोड किया था, ये सोशलिस्ट जो उसमें उनको बजट में दिख रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि अब सोशलिज्म कुछ भी कर लो, घूम फिर के हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी उसी पे आ जाती है। तो उसको अब देखिए, वो बहुत ही डिटेल में उन्होंने समझाया उस बात को है, तो उनसे ज़्यादा मैं क्या ऐड करूँ। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, अगला सवाल सागर अग्रवाल का, हमारे सब्सक्राइबर हैं। बोल रहे हैं, कमला हैरिस के कमज़ोर राष्ट्रपति पद उम्मीदवार होने के कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। कुछ इनमें से आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने लिस्ट किए हैं। पहला बोल रहे हैं कि वो आयोवा कॉकस से पहले ही 2020 के डेमोक्रेटिक प्राइमरी में बाहर हो गई। उन्हें उनके पॉलिटिकल स्किल के बजाय उनकी आइडेंटिटी के लिए VP के रूप में चुना गया। ऐसी खबरें हैं कि बराक ओबामा ने अभी तक उनका समर्थन नहीं किया है। मेरे ख्याल से ये सवाल भेजने तक नहीं किया था। वो बोल रहे हैं क्योंकि वे उनकी जीत के बारे में अनश्योर हैं। इन तर्कों के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहले मैं आपको एक कुछ बताता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस, डेमोक्रेटिक प्राइमरीज की बात की जी। मैं 2008 में जब पहली बार ओबामा आ रहे थे, तो उनमें और हिलरी क्लिंटन में प्राइमरीज में वो दोनों कंटेस्ट करते एक दूसरे के खिलाफ। और जो लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो पहली बार मैं भी गया, मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि अब यहाँ तो पार्टी डिसाइड कर लेती है इलेक्शन में कौन होगा PM। ये नहीं कि जनता डिसाइड करती है। अब यहाँ पे तो जनता, जो मेंबर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के,
वो पूरा प्रोसेस होता है, वोटिंग करते हैं, फिर उसमें से चुन के आता है कि कौन होगा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मतलब वो एक इतना लोकतंत्र का वो देखिए, वो मतलब काफ़ी उसमें अच्छा लगा कि यहाँ तो पार्टियाँ कुछ भी डिसाइड करते ये होंगे, मतलब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, जनता को उसमें से नहीं होता है डायरेक्ट। जी। अब है ठीक है, अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी अब अपने आप ही मतलब कोई चैलेंज ही नहीं है तो फेस बन के गए, बट जनरली होता है कि आप डिसाइड नहीं करते हो, वो पार्टी डिसाइड करती है। लेकिन वहाँ पे मतलब पार्टी के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कौन होगा प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। तो खैर मैं 2008 की बात कर रहा था, मैं टेक्सास गया हुआ था, वहाँ चल रहा था बड़ा फियर्स प्राइमरी में कंपटीशन चल रहा था हिलरी क्लिंटन और ओबामा में। तो एक वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं जैसे, तो वैसे ही हमारे पास ह्यूस्टन में थे। तो एक पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ, तो हम लोग करीब एक जर्नलिस्ट एक कंट्री से थे, तो 25 जर्नलिस्ट थे 25 कंट्रीज से। तो पूरा वो बता रहे थे अपना सिस्टम कैसे होता है, सारा कुछ, बैठे हुए थे बड़े से हॉल में, सारी मीडिया थी। तो जब उन्होंने सारा कुछ बता दिया चुनाव का, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने वो कुछ वायलेंस के बारे में, हिंसा वाली वारदातों के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, कि हिंसा हुई, कितनी हुई, कितने मरे, कितने घायल हैं, जो हमको आदत है यहाँ से। तो मैंने जहाँ पूछा तो अचानक उनका सब मेरी तरफ देख रहे हैं। फिर वो जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कह लीजिए, वो कहता है मिस्टर सिंह व्हाई आर यू आस्किंग दिस, मतलब ये क्या सवाल कर रहे हो। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि वो मतलब आपने कहा कि ये वोटिंग हुई वो हुआ, लेकिन हिंसा उसमें कितनी हुई। तो वो मुझसे पूछ रहे कि हिंसा क्यों होगी। तो मैं भी थोड़ा सा घूम गया, मैं ठीक है यार, मैंने फिर बात आई गई होगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मैं बाहर निकला, गेट के बाहर कम से कम 40-50 कैमराज लगे हुए, सब मिस्टर सिंह। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया। फिर मैं गया, क्या हुआ, सब क्लिक कर रहे हैं, मेरा कैमरा लगे बैठे हुए कि व्हाई डिड यू आस्क दैट क्वेश्चन, आपने सवाल क्यों पूछा ये हिंसा के बारे में, क्या मतलब है। अब तब तक मैंने रियलाइज कर लिया था गलत हो गया, हम इंडिया से यूएस को देख रहे हैं, भाई हिंसा वहाँ होती नहीं। तो फिर जैसे तैसे अटपटे में आवाज़ में मैंने निकलने की कोशिश की कि देखिए आपकी डेमोक्रेसी मतलब ठीक है आपकी होगी, ऑलरेडी हम अभी इवॉल्व कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हम भी इवॉल्व कर रहे हैं एज डेमोक्रेसी, तो ये थोड़ी मोड़ी हिंसा उनसा कभी कभी हो जाती है। तो इसलिए मैंने पूछ लिया कि यहाँ भी होता है क्या। खैर अगले दिन थोड़ा सा वहाँ लोकल टीवी में चला, कुछ अखबारों में छपा। मैं फिर इंडिया लौट के आया तो हमारे मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस में थे, हमारे संवाददाताओं को मैंने दिखाया कि देखो ये छप गया। वो कहते हैं क्या दिखे, भारत की नाक कटवा के आ रहे हो। मजाक में कह रहे थे। लेकिन वो अब तक मैं भूला नहीं हूँ कि जी क्योंकि हम इतना यूज टू होते हैं हिंसा के बारे में कि लगता है वहाँ भी हो ही रहा होगा। तो खैर वो तो चलिए, वो तो उस समय की बात हुई। कि जहाँ तक वो ओबामा की बात कर रहे हैं, तो सर उनका क्वेश्चन पहले आया था, बराक ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल ने पूरा ही स्ट्रांगली सपोर्ट एंडोर्स कर दिया उनके कैंडिडेचर को। जहाँ तक देखिए मुश्किलें उनकी जो है कमला हैरिस के लिए, जैसे हिलरी क्लिंटन ने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ओपेड लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इस बार कमला हैरिस अमेरिकन पॉलिटिक्स की हाईएस्ट और हार्डेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट जो ग्लास सीलिंग है उनको तोड़ेंगे। बिकॉज आप इमेजिन कीजिए 46 प्रेसिडेंट्स हुए हैं अभी तक अमेरिका में, एक भी वुमन नहीं। और 2016 में जब हिलरी क्लिंटन और ट्रंप के बीच में हो, जब प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनी डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन, वो पहली महिला थी जो कि किसी मेजर पार्टी से नॉमिनी भी बनी थी, प्रेसिडेंट बनने का तो छोड़िए। तो है टफ है। और हिलरी क्लिंटन के शब्दों में ही कहूँगा कि वो जो कह रहे थे कि और दिक्कत इनके साथ ज़्यादा है क्योंकि पहली ब्लैक और साउथ एशियन वुमन है, मतलब इंडियन, इनकी मदर इंडियन थी, हम जानते हैं तमिलनाडु से मदर ने माइग्रेट किया था, फिर उन्होंने शादी की, एक जमैकन वहाँ स्टूडेंट थे, दोनों स्टूडेंट थे, उस समय शादी हुई। तो एक तरह से ब्लैक और साउथ एशियन वुमन वही कह रहे हैं कि ये कितना टफ होगा। लेकिन एक ये भी बात है कि ठीक है, अब हिलरी क्लिंटन के बाद एक फिर से अमेरिका में लोगों को एक मौका है कि आप एक वुमन को प्रेसिडेंट बने। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अमेरिका जैसा डेमोक्रेसी में आज तक कोई मतलब वुमन प्रेसिडेंट ना हुआ, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, लेकिन है। और इसीलिए उसको हिलरी क्लिंटन कहते हैं कि हार्डेस्ट ग्लास सीलिंग ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। अब देखिए टूटता है कि नहीं इस बात। दूसरा मुझे अचानक याद आ रहा है, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे एक जेरल्ड फोर्ड, उनका मैं कुछ दिन पहले एक देख रहा था, कुछ वीडियो क्लिप पुराना 89 का एक क्लिप था। तो उनसे किसी स्टूडेंट ने पूछ दिया वही बात कि आज तक
अमेरिका की कोई महिला प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनी है? 89 में उन्होंने कहा कि ये होगा, वो तब होगा जबकि एक कोई प्रेसिडेंट मेल हो और वाइस प्रेसिडेंट फीमेल हो, अच्छा। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में उसका डेथ हो जाए, तो फिर ये प्रेसिडेंट का डेथ हो जाए तो फिर ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उससे शुरुआत होगी। अभी देखिए, अब बाइडेन रिटायर कर गए हैं, अदरवाइज इनका नहीं, कमला हैरिस का चांस नहीं था, उन्होंने गलती नहीं की होती तो 89 में जेरल्ड फोर्ड ने कहा, क्योंकि घूम फिर के एक दूसरी तरीके से ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आई है। अगला सवाल कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं हम भारत में यूएस की तरह 2 टर्म लिमिट क्यों नहीं रख सकते? देखिए, यूएस में पहले नहीं था ये, इवन जॉर्ज वाशिंगटन भी जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक्चुअली खुद ही कह दिया था जब 2 बार उनका टर्म हुआ कि अब नहीं, 2 टर्म काफ़ी होता है, मुझे होना ही नहीं है। उसके बाद कोई भी 2 टर्म से ज़्यादा वैसे ही रहा ही नहीं, कन्वेंशन बन गया। फिर क्या हुआ कि आई थिंक 33-34 में 1930s में जब रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बने, तो उस समय वो जाते जाते उन्होंने तीसरी बार भी कंटेस्ट किया, फिर जीत गए, चौथी बार भी जीत गए, 1944 में मेरे ख्याल से उस बार भी जीत गए, हालांकि कुछ दिनों बाद उनका डेथ हो गया ऑफिस में, लेकिन वो 4 बार जीत गए। उसके बाद से वहाँ पे एक 22nd अमेंडमेंट लाया गया, आई थिंक 52 में, कि उस अमेंडमेंट के थ्रू फिर ये हो गया कि नहीं, 2 टर्म से ज़्यादा कोई नहीं बनेगा जी। और भी जगह है, मैक्सिको में प्रेसिडेंट का जैसे होता है कि एक टर्म होगा 6 साल का, और हम तो एक ब्रिटिश सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ भी या कहीं भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कहीं कोई अब लिमिट टर्म का कहीं भी नहीं है, और या फिर एक आध जगह होगा तो मुझे पता नहीं है, मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है कहीं है नहीं प्राइम मिनिस्टर के लिए। देख, दूसरी बात भी है कि देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप जनता डिसाइड करती है, तो एक इंडिविजुअल 2 बार लड़े, 3 बार लड़े, 4 बार लड़े, वो आपका इशू डिबेट का हो सकता है, लेकिन हमारे सिस्टम में जो है कि जनता तो एमपी चुनती है, आप पार्टी को, एमपी को चुनते हैं, और फिर वो एमपीज डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन हो, तो आप तो डायरेक्ट पीएम को नहीं चुन रहे हैं। अब उसमें कौन किसको एमपी चुनेंगे, अब वो डिसाइड करेंगे। अब उनको, अब वही जो लॉ मेकर्स हैं, अगर वो नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि टर्म का लिमिट होना चाहिए, तो ऐसे ही है इसके लिए कि ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। इनका एक और सवाल है हालांकि कि उसका एक देखिए, एक दूसरा जो एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता है, जैसे अब मैं वाशिंगटन की बात कर रहा था, उनका देखिए, जो भी आपको करना होता है 2 टर्म काफ़ी होता है। अमेरिका में तो 4 साल का ही प्रेसिडेंशियल टर्म होता है, 8 साल में जो आपको करना होता है ना, कर जाते हो। तो 2 टर्म यहाँ भी बने तो ठीक है, 10 साल में कोई भी नेता अगर कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी जैसे सिस्टम चलते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी आप देखते हैं इंडिविजुअल द्वारा डोमिनेटेड होती है। अब आप कह दीजिए कि अब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर 2 ही बार बनेंगे, उसके बाद नहीं बनेंगे, या नवीन पटनायक 2 ही बार बनेंगे, या फिर अभी अब मोदी जी कह लीजिए इनका, या फिर गांधी जी को कह लीजिए कि ठीक है, अभी तो नहीं है गांधी जी का, कभी बहुत साल हो गए कोई गांधी को बने हुए पीएम, लेकिन ये कहना किसी को कि कांग्रेस पार्टी के एमपीज मूव करें कि भाई 2 टर्म से ज़्यादा कोई नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे? अच्छा, राहुल गांधी बने तो 2 टर्म से ज़्यादा वो नहीं रहे। तो सारी पार्टियों की जो स्थिति है, जो एक पूरा एक सिंगल लीडर ड्रिवन हो गया है, अभी पहले भी था, अभी और ज़्यादा, मतलब बीजेपी में इस तरह से हो गया है, तो उसमें कभी मूव नहीं देखी या कि टर्म लिमिट किया जाए। जी। अगला सवाल इन्हीं का है कि हमने कांग्रेस द्वारा एक शैडो कैबिनेट स्थापित करने के बारे में सुना है, क्या ये आइडिया कभी आगे बढ़ेगा? देखिए, कांग्रेस अभी नेशनली तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, अगर प्लान कर रहे हैं तो मुझे और चेक करना पड़ेगा, मैंने जिनसे बात की अभी तक मुझे पता नहीं चला। ये राजस्थान में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने अनाउंस किया कि हम शैडो कैबिनेट करेंगे। शैडो कैबिनेट जो होता है, जैसे कि आप, जैसे उन्होंने राजस्थान में कहते हैं असेंबली में, जैसे सारे एमएलएज को जो है हर एक डिपार्टमेंट दे दीजिए, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, किसी को कह दीजिए कि होम डिपार्टमेंट देखे, किसी को ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देखे, लगातार नज़र रखे। तो उससे क्या होता है कि एक तो अगर 1 या 2 एमएलएज को दे दीजिए तो लगातार वॉच करते रहते क्या क्या हो रहा है मिनिस्ट्री में, तो आप ठीक से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप लगातार ट्रैक कर रहे हैं, प्लस आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो फिर अगर आपकी पार्टी की सरकार होगी तो आप मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बन सकते हो। 2 एमएलएज का से वो है, एमपीज के लिए है, अगर शैडो कैबिनेट बनाए तो। देखिए, नवीन पटनायक ने करीब 50 एमएलएज को, उनको उसका एक शैडो कैबिनेट बना दिया, उन सबको डिपार्टमेंट दे दिया, मिनिस्ट्रीज दे दिया सबको, आप इसी को वॉच करोगे। लेकिन अब उसमें देखिए, उसमें है क्या कि ठीक है, आपने 5 साल वॉच तो कर लिया, सपोज आपकी पार्टी की सरकार है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उस समय होगा अच्छा 5 साल इसको हमने देखा था शैडो कैबिनेट में फाइनेंस देख रहा था ये, तो यही फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ऐसा तो होना नहीं है, क्योंकि जब जो भी प्राइम मिनिस्टर होके आएगा तब तक वो अपने चॉइस से अपना बनाता है, मतलब वो जो भी मिनिस्टर बनाता है। लेकिन सिस्टम बढ़िया है कि अगर अपोजिशन पार्टी करे
कि एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके अंदर में एक हर एक मिनिस्ट्री को आप शैडो कैबिनेट उससे बना लीजिए, तो अपोजिशन के लिए मेरे ख्याल से बेटर वे में फंक्शन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो अच्छा सिस्टम है। अगला सवाल अंकुश गौर का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि आपने जो प्रधानमंत्री के साथ हुई एक मीटिंग में क्विक डिसीजन मेकिंग का जो एनेक्डोट सुनाया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस बजट में बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी पैसे अलॉट हुए हैं। आपने बिहार में काफ़ी ट्रैवल भी किया है, तो आपके पास पॉलिटिकल एंगल से बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई एनेक्डोट है? देखिए, अचानक एनेक्डोट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बिहार के एलोकेशन भी इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, एलोकेशन क्या हुआ, करीब 59,000 करोड़ का जो है 58,900 करोड़ टू बी प्रिसाइज। उसमें देखिए 26 करोड़ इन्होंने दिया है रोड्स के लिए दिया है, 21,000 कुछ करोड़ है जो उन्होंने पावर प्लांट के लिए दिया है, फिर 11,500 करोड़ इन्होंने फ्लड से इसके लिए दिया है। तो पैसा तो ठीक है, लेकिन बिहार के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कैपेसिटी जो होती है सिस्टम की, उस पैसे को यूटिलाइज करने का, वो कैपेसिटी खत्म हो गया। जैसे बृहस्पतिवार को देखिए सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई बिहार असेंबली में। अब सीएजी रिपोर्ट कहती है कि 2022-23 का जो बजट का जो एलोकेशन था, उसका बिहार सरकार 31% खर्च ही नहीं कर पाई, केवल 77-78% खर्च पाई बजट का। और जो खर्च नहीं कर पाई वो सारी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, एजुकेशन, हेल्थ, पंचायती राज। तो उसकी कैपेसिटी ही नहीं रहेगी। वो सिस्टम ऐसा हो गया है कि ऐसा इनएफिशिएंसी, एक इनकॉम्पिटेंस आ गया सिस्टम में कि अब यहाँ से सेंटर पैसा एलोकेट भी कर दे, वो खर्च कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, किस तरह से करेंगे, उस पर बहुत बड़ा है क्वेश्चन मार्क। जी देखिए, आखिरी सवाल आज का लूँगी। अभिनव श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, कभी निरंतर बढ़ते तापमान और फिर भारी बारिश से डूबती सड़कें, इन सब से होने वाले अनेकों दुर्घटनाएं कब जाकर हमारे राजनीतिक विषयों में केंद्र में आएंगी? वो बोल रहे हैं, और आप इसका उपाय कब और कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो जनता से आना पड़ेगा। जब तक आप पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट मत कीजिए, जब तक उनको लगेगा कि अब ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उससे उस पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चुनाव में। एक पूरा पुल गिर जाता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और फिर वहीं से वही पार्टी के चुन के आ जाते हैं। तो जब तक जनता ये नहीं दिखाएगी कि अगर ये होता रहेगा तो आप इलेक्ट नहीं होगे, आपको हम निकालेंगे, और चुनाव में हम सारा बताएंगे कि हमारे साथ ये हुआ है और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तो अब आप पॉलिटिशियन से उम्मीद नहीं कीजिए कि वो शुरू करेंगे। मतलब उनको तो वोट की पड़ी है, जब भी आप जिस चीज़ पे वोट आप देते हो वही करेंगे वो। अगर कास्ट के नाम पे वोट दे रहे हो, आप अगर धर्म के नाम पे वोट दे रहे हो, तो उनको क्या पड़ी है कि आपसे क्लाइमेट चेंज की बात करें, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अगर वो चीज़ें आपको वोट के लिए मायने नहीं रखता तो पॉलिटिशियन को क्यों मायने रखेगा? तो ये मैसेजिंग जनता की तरफ से आना पड़ेगा कि ये हमारे लिए मैटर करता है, आप नहीं करोगे तो आप जाओगे पावर से, और वो जब तक नहीं होगा कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।